हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम इंडियन जियोग्राफी, भारत का जो भूगोल है, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा पाँचवा या छठा पाठ है। तो बाकी जो क्लासेस अगर नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे पिछले क्लासेस को भी देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन लिए गए सारे आपके लूसेंट से क्वेश्चन लिया गया है। कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगभग आपके सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। उन सालों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लगा के देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कौन सा जो फसल है जो भारत में पश्चिमी गड़बड़ी से सकारात्मक रूप से यहाँ पे प्रभावित होती है? तो रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे खरीफ फसल आ जाएगा। खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन सा फसल आता है? तो आपका धान, मक्का, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब जो है आपके खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। तो इसको याद रखिएगा। आपका ये जो है पश्चिमी गड़बड़ी से सकारात्मक रूप से आपके प्रभावित होता है। तो इसको याद रखिएगा। और आपका रबी फसल में कौन कौन सा फसल आता है? तो रबी फसल में आपका हो गया आपका गेहूँ, जौ, आलू, चना, जो मटर वगैरह, सरसों वगैरह रबी फसल की जो इसके अंतर्गत प्रमुख फसलें आती है। तो इसको भी याद रखिए। और आपका जायद फसल में आपका कौन कौन सा फसल आ जाएगा? तो आपका होगा आपको ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरबूज, मूंग दाल वगैरह, कस्तूरी वगैरह, ये सब जो है आपके जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। तो इसको याद रखिएगा। ये आपके जो भी रबी और खरीफ फसल के मौसम के बीच आपके मार्च जून में इसको मतलब लगाई जाती है। और वहीं रबी फसल जो है आपके रबी फसल कब लगाई जाती है? आपके अक्टूबर नवंबर में इसको लगाया जाता है। अप्रैल मई में इसको मतलब काट ली जाती है। और वहीं आपको खरीफ फसल को कब लगाया जाता है? तो ये आपके मतलब जो मानसून की फसल जो कि शुरुआत में इसको लगाया जाता है और आपके सितंबर अक्टूबर जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसको काट ली जाती है। तो इसको याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है? तो ये आपके कौन से राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या बिहार में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे हमारा खगोलीय वेधशाला है। तो खगोलीय वेधशाला क्या होता है? ये भारतीय खगोलीय वेधशाला जो आपके जम्मू कश्मीर के जो लेह लद्दाख में स्थित है। ये आपके भारतीय जो भौतिकी संस्थान बेंगलोर द्वारा इसको संचालित किया है। मतलब खगोलीय जो आपके इसका वेधशाला है, मतलब कुछ न कुछ यहाँ पे खोज करते रहते हैं यहाँ के शोधकर्ताओं द्वारा। तो आपको जम्मू कश्मीर अब लेह लद्दाख रहेगा तो लद्दाख आपको आंसर ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, चाय की खेती के लिए, बांस उद्योग या कुटीर उद्योग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाय की खेती या चाय के उद्योग के लिए बराक घाटी। असम जो बराक घाटी नाम सुने होंगे, तो यहाँ पे बराक घाटी चाय की खेती के लिए यहाँ पे मतलब प्रसिद्ध है असम। तो इसको याद रखिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित विकल्पों का विवेचन कीजिए। तो पटकई पहाड़ियाँ दिए हैं, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ। तो इनमें से किन पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है? तो यहाँ पे देखें तो आपका पटकई पहाड़ी है करेक्ट आंसर है। मणिपुर पहाड़ी ये भी करेक्ट है। इसके बाद आपका मिजो पहाड़ी है, नागा पहाड़ी है। ये तो आपका जो पूर्वांचल पहाड़ियों और उत्तर पूर्वी जो पहाड़ियों में आपके पटकई पहाड़ियाँ, नागा, मणिपुरी और आपके मिजो पहाड़ियाँ सम्मिलित है। तो इसको याद रखिए, इसका 1, 2, 3 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारत के अधिकतर लौह अयस्क का जो उत्पादन किन 5 राज्यों द्वारा किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं बात करूँ तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु। 5 राज्यों द्वारा ये आपके लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा जो कोयला उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड के दायरे से बाहर है? तो दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड बिलासपुर, भारत कुकिंग कोल जो आपके धनबाद में है, महानदी कोल फील्ड जो आपके संबलपुर में है, या डी है आपका
जो सिंगरौली जो कोलियारीज कंपनी जो तेलंगाना में है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ कोयला उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड के दायरे से बाहर है, तो सिंगरौली कोलियारीज कंपनी तेलंगाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वल्लारपदम, याद रखिएगा एक कंटेनर है, तो वल्लारपदम जो कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल किस बंदरगाह पे आपका हिस्सा है? चेन्नई, बीजांग, कोचीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका शिपमेंट टर्मिनल है, एक कंटेनर है, इसको याद रखिएगा। तो भारत का पहला जो कि ट्रांस शिपमेंट टर्मिनल है, देश में सबसे बड़ा कंटेनर शिपमेंट इसको कहा जा रहा है तमिलनाडु को। यह जो सुविधा है आपके कोचीन बंदरगाह का एक हिस्सा है, तो इसको मतलब याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीतकाल में उत्तर भारत में बारिश का मुख्य कारण क्या होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ, लौटता हुआ मानसून, सामान्य मानसून या व्यापारिक पवनी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। तो आपके शीतकाल में उत्तर भारत में बारिश का मुख्य कारण होता है, मतलब कहने का मतलब है आपके जो बादल वाले जो आसमान, रात में उच्च तापमान और असामान्य बारिश से जुड़ी होती है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक किस स्थान पे स्थित है? तो याद रखिएगा बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक किस स्थान पे स्थित है? बेंगलोर में। बेंगलोर में आपका कलकत्ता, लखनऊ, नोएडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नोएडा। नोएडा आपका यूपी में आता है, तो नोएडा के आपके मतलब ये आपके यूपी के नोएडा में स्थित है, और इसमें बहुत से प्रकार के यहाँ पे पेड़ पौधे, वृक्ष वगैरह से पार्क वगैरह लगाए गए हैं, तो इसको याद रखिएगा यूपी के नोएडा में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का अवलोकन करें। तो भारत में 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र, क्रीक नदी इत्यादि को कोस्टल रेगुलेशन जोन क्षेत्र कहा जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को इस जोन से बाहर रखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। 1 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ, पुणे, वाराणसी या भोपाल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, जितने भी बीज वगैरह रहता है इनका प्रशिक्षण करके ये आपके कौन से बीज मतलब कितना उपयुक्त है, मतलब खेती करने के लिए जो यहाँ पे बीज अनुसंधान केंद्र उन पे शोधकर्ताओं द्वारा इसको वैज्ञानिक लोग इस पर शोध किए जाते हैं, तो इसको याद रखिए। तो ये आपका जो प्रशिक्षण केंद्र अनुसंधान जो बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र आपके वाराणसी में स्थित है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बाबा बुनगिरी पहाड़ियाँ निम्नलिखित किस फसल के लिए इसको जानी जाती है? तो नीलगिरी चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, रबड़ के लिए, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉफ़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाबा बुनगिरी जो पहाड़ियाँ हैं ये आपके कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके जो आपके कर्नाटक में जो चिकमंगलूर में एक पहाड़ी है तो वहाँ पे स्थित है, तो इसको कॉफ़ी के लिए जाना जाता है। तो आपका चिकमंगलूर जो कर्नाटक चिकमंगलूर में पहाड़ी स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है, रबड़ हमारे भारत में कौन से राज्य में रबड़ की खेती या सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है? तो आपका केरल हो जाएगा, याद रखिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आपका मसाला वगैरह भी यहीं से आता है केरल से, तो याद रखिएगा। तो केरल जो भारत का रबड़ और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, और मसाला के लिए भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेव मोरारी ग्लेशियर वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम को जैविक खेती के लिए भी इसको जाना जाता है, याद रखिएगा, जैविक खेती में किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके जो ग्लेशियर है आपका मतलब ये ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और आपका सिक्किम राज्य में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही नहीं है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में दिया गया है। बी दिया है मैकान लिमिटेड, ये आपके रांची में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर। हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है।
फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, ये आपके बोकारो में स्थित है। तो यहाँ पे बताना है हमको क्या पूछा गया, कौन से जोड़ा यहाँ पे सही नहीं है। तो हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक महारत्न कंपनी है, इसका जो हेडक्वार्टर है आपके नई दिल्ली में। कभी कभी इसका जो स्थापना का मतलब पूछ लिया जाता है तो 1973, याद रखिए 1973 में इसका मतलब स्थापना किया है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ये आपके महारत्न कंपनी है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे देखते हैं ये आपका मेकान लिमिटेड, ये आपके झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है, सही है ये भी। हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ये आपका कलकत्ता में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर। आपका फेरो स्क्रैप लिमिटेड जो बोकारो है, आपके बोकारो में स्थित नहीं है, आपके छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है, तो इसको याद रखिए। तो फेरो स्क्रैप लिमिटेड आपके बोकारो में स्थित नहीं, आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो इसको हमको यही निकालना था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ओएनजीसी का पलटाना प्रोजेक्ट ये आपके कौन से राज्य में स्थित है, तो मेघालय, असम, त्रिपुरा, ये आपका केरल राज्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा राज्य हो जाएगा। तो ये आपका ओएनजीसी का पलटाना प्रोजेक्ट है, त्रिपुरा में स्थित है। ये आपके एक मतलब ऊर्जा परियोजना है, इसको याद रखिए। ओएनजीसी के बाद ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की बात करूं, इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1956 में इसकी स्थापना किया गया था और ये देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, इसको याद रखिए। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन थे, राजेश कुमार। इसके अभी ओएनजीसी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो राजेश कुमार जो श्रीवास्तव हैं, इसके वर्तमान में भी चेयरमैन है, तो इसको याद रखिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर जल्दी लेके आएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी स्कोर कितना बढ़ रहा है, और अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।